हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंकिंग मैथ्स चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे रेगुलरली। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैंने IBPS PO और IBPS क्लर्क 2021 के एग्जाम्स क्लियर किए थे। और मैंने बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ ज्वाइन किया और प्रेजेंटली अराउंड 2.5 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो ये चैनल मैंने मेनली आपकी क्वांट और रीजनिंग में हेल्प के लिए बनाया हुआ है। इस पे मैं डेली मेंस लेवल या प्री लेवल के लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज का हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा सफिशियंसी मेंस। मेंस लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि मेंस में ही डेटा सफिशियंसी मिल जाती है। बट कभी कभार SBI PO के प्री में भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मेनली मेंस लेवल की है। और SBI क्लर्क हमारा टारगेट है लेटेस्ट। और आप सभी जानते हैं कि SBI क्लर्क प्री का रिजल्ट आप सभी का आया होगा, जो कल डिक्लेयर हो गया था। और मेंस एग्जाम्स की हमारी डेट भी आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, 10 से 15 दिन का टाइम हमारे पास है खाली। और इन्हीं दिनों में आपको प्रिपेयर करना है। जिन बच्चों का पेपर 4 मार्च को है उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जिनका पेपर पहले है उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। आज हम डेटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे। डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी मेनली आप जानते होंगे क्या लॉजिक क्या होता है उसमें। आपको कोई चीज पूछेंगे और उसके लिए आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि किस एक स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक। तो हमें ये बताना होता है कौन सा वो स्टेटमेंट होगा जिसकी हेल्प से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसको देख के आपको थोड़ा और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है कि देयर आर 3x+1 रेड बॉल्स, x+1 white balls and 2x+1 blue balls in a bag. If two balls are drawn at random, then find the probability that both are red in color. एक बैग में हमारे पास 3x+1 रेड बॉल्स है। ठीक, 3 कलर की बॉल्स हैं, रेड, ब्लू और वाइट। ठीक। रेड बॉल कितनी बोलते हैं? 3x+1। व्हाइट बॉल कितनी है? x+1। ब्लू बॉल्स कितनी है? 2x+1। तो बोलते हैं कि अगर हम दो बॉल्स निकालें और इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि बोथ आर रेड इन कलर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3x+1 डिवाइडेड बाई इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 6x+1 1 1 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x। पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दूसरी बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये 6x+2। तो हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें मेनली अगर x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारे पास हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट देखेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। ठीक, तो हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट 1। क्या हमें स्टेटमेंट 1 से x की वैल्यू मिल जाती है? अगर मिल जाती है तो इसका मतलब x स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट। तो स्टेटमेंट 1 हमसे क्या बोलता है? 1 white and 2 balls आर एडेड इन द बैग। ठीक। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डिक्रीजेस बाय 7/90। तो क्या बोलता है? पहले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये तो हमने निकाल ही ली, 6x+3 इंटू 3x/6x+2। ठीक। डिक्रीजेस बाय तो मतलब इससे कम हो जाएगी। अगर हम बोलता है कि अगर हम झोले में अपने बैग में एक वाइट और दो ब्लू बॉल्स डाल दें तो जो रेड बॉल है उसकी निकलने की प्रोबेबिलिटी
कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, 7/90 कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक रेड बॉल्स तो उतनी ही रह गई, लेकिन क्या हुआ झोले में, एक और दो तीन बॉल बढ़ गई, मतलब पहले अगर 6x+3 थी तो तीन बॉल बढ़ के 6x+6 हो गई। ठीक, दोनों बॉल्स की निकालनी है, तो दूसरी बॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, 3x/6x+5। ठीक, पहले रेड बॉल निकाल, दोनों बॉल्स रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी ये थी, लेकिन बाद में क्या बोला कि तीन बॉलें और बढ़ गई, कौन सी तीन बॉल, एक वाइट और दो ब्लू बॉल्स बढ़ गई हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, क्योंकि रेड तो हमारे पास सेम ही है, रेड तो नहीं बढ़ी है, केवल कौन सी बढ़ी है, वाइट और ब्लू बढ़ी है, तो नीचे टोटल तो बढ़ जाएगा लेकिन ऊपर सेम रहेगा। और कितना चेंज आया है, ये बोला कितना, 7/90 का चेंज आया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/90। तो हम देखते हैं कि इसको अगर हम पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करने तो चाहेंगे नहीं, लेकिन हम इसको अगर सॉल्व करें तो इजीली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, जिसका मतलब स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट टू। टू क्या बोलता है, टू बोलता है इफ टू रेड बॉल्स आर एडेड एंड टू व्हाइट बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग। ठीक, तो अब क्या बोलता है, रेड कितनी हो जाएंगी, रेड, व्हाइट, ब्लू। टू के अकॉर्डिंग क्या है, टू रेड बॉल्स आर एडेड, रेड बॉल्स आर एडेड टू। ठीक, पहले 3x+1 थी तो 3x+3 हो जाएंगी। व्हाइट तो सेम ही है, व्हाइट के लिए कोई चेंज दिया नहीं है। ब्लू के लिए क्या बोला है, टू, सॉरी टू व्हाइट बॉल्स बोली है कि टू व्हाइट बॉल्स अगर निकाल दी जाए, ठीक, तो x+1 थी तो टू निकाल देंगे तो कितना बचेगा, x-1। बाकी ब्लू के लिए कुछ नहीं बोला है, तो ब्लू सेम रहेंगी, 2x+1। ओके, तो बोलता क्या है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। तो क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x-1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 6x+3 इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ व्हाट, ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2x+1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो हम देखते हैं कि इससे हम ये x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो सफिशियंट। तो अब हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, ऑप्शन वन एंड टू। अच्छा, अभी तो हमें थर्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन वन एंड टू तो इसमें भी है, इसमें भी है। स्टेटमेंट थ्री देखते हैं, इससे हमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट थ्री अगर देखें, इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड व्हाइट बॉल्स आर इन एपी इन द सेम ऑर्डर। तो पहले बोला है रेड, रेड कितनी है, 3x+1। फिर बोला है ब्लू, ब्लू कितनी है, 2x+1। फिर बोला है व्हाइट, व्हाइट कितनी है, x+1। तो ये बोलता है ये एपी में है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। बट हम अगर इसको देखें तो हमें ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि हम इससे एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट इससे हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखोगे पहले और दूसरे टर्म का, ठीक, 3x+1 माइनस 2x+1 इज इक्वल्स टू 2x+1 माइनस x+1। तो इसको अगर आप देखो तो ये इससे ये चला जाएगा, फिर क्या रहेगा, 3x+1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन। इससे ये पूरा पूरा भी ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में ये माइनस में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x+1 माइनस 2x+1, ठीक, 3x में से 2x घटा देंगे तो x बचेगा, और ये +1 है, ये -1 है, तो ये पूरा ये तो कट जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा, 2x+1 माइनस एक्स, 2x से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x, और +1 से -1 कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। बट इससे हमें क्या x की वैल्यू मिल जाती है, नहीं, x की कोई, इससे तो हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिल पाती। तो स्टेटमेंट थ्री इज नॉट सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट थ्री इज नॉट सफिशियंट, इसका मतलब ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अभी भी हमारे पास ये और ये दो इक्वेशन बाकी हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारा ये भी गलत है, ऑप्शन एलिमिनेशन से ये भी गया, ये भी गया, थ्री तो नहीं है तो ये भी गया। तो ये दो बचते हैं, अब देखते हैं अगर फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही होगा तो उसके बेस पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये वाला।
वन एंड टू से तो हमारा निकल ही जा रहा है। देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है। इफ 5 red balls are taken from the bag and then 2 balls are drawn at the random from the bag, then difference between the probability of both the balls being white and both the balls being blue is 7/45। ठीक, क्या बोला, 5 रेड बॉल्स ले लिए, तो रेड बॉल्स लेने के बाद फिर रेड बॉल्स कितने जाएंगे, 3x - 5, बाकी तो दोनों सेम ही है, व्हाइट x+1, ब्लू कितनी है 2x+1। ठीक, if 5 red balls are taken from the bag and then 2 balls are drawn at the random, ठीक, the difference between the probability of both balls being white and both balls being blue, तो दोनों बॉल्स व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x+1 डिवाइडेड बाय 6x - 2 इंटू x बाय 6x - 1। ये दोनों व्हाइट होने की हो गई, माइनस 2x+1 डिवाइडेड बाय 6x - 2, 2x डिवाइडेड बाय 6x - 1। ये होगी दोनों ब्लू बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी। इनके बीच में डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे ये 7/45, 7/45, तो ये हो गया 7/45। अब देखते हैं कि इसकी हेल्प से भी हम इजिली अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो सफिशियंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली 1, 2 एंड 4 आर सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये होता है हमारा डेटा सफिशियंसी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को एक दो बार दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द क्वेश्चन कंसीडर थ्री स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बोला, देयर आर थ्री इंटीजर्स p, q एंड r। फिर हमसे पूछा है कि इज p प्लस क्यू प्लस p प्लस r, मतलब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले हमें स्टेटमेंट दिया है क्या है, p प्लस क्यू प्लस p प्लस r इज ग्रेटर देन p प्लस क्यू प्लस q प्लस r। तो हमसे पूछा है क्या हम इस स्टेटमेंट का आंसर इनमें से सॉरी इसका ये आंसर इनमें से कोई स्टेटमेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, ठीक, तो क्या रह जाएगा, p प्लस आर इज ग्रेटर देन q प्लस आर, इससे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब p इज ग्रेटर देन q। हमसे ये पूछा है कि क्या p q से ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशन मिल जाता है तो इसका मतलब ये आंसर हमारा आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, 1 है हमारे पास p माइनस क्यू का क्यूब इज लेस देन 0। तो अब क्या है, अगर किसी चीज का क्यूब 0 से छोटा है तो वो नंबर, किसी नंबर का क्यूब 0 से छोटा है तो वो नंबर खुद भी 0 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता, माइनस में ही होगा, या मतलब माइनस में ही होगा p माइनस क्यू भी। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, p इज स्मॉलर देन q। तो इसका मतलब आंसर तो हमें मिल जा रहा है ना। हमसे तो ये पूछा है कि क्या p q से बड़ा है, तो हमारा आंसर है कि नहीं, नो, नहीं बड़ा है। तो इसका मतलब 1 तो सफिशियंट है, हमारे स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, p माइनस क्यू पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या चीज आती है, जब हमारे पास पावर इवन होती है तो हम क्या देखते हैं कि p माइनस क्यू या तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, बट p माइनस क्यू हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर p माइनस क्यू नेगेटिव है, -2 है मान लीजिए, -2 की पावर 4 कितना होगा, हमारे पास 16 होगा, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। 2 होगा तो 2 की पावर 4, ये भी 16, ये भी 0 से बड़ा। तो p माइनस क्यू या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम इसमें इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब p बड़ा है, नेगेटिव होगा इसका मतलब p छोटा है। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशियंट। स्टेटमेंट 3 देखते हैं क्या है, p प्लस क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 6, ठीक, ये है हमारा स्टेटमेंट 3। अब इससे हम p माइनस क्यू निकाल सकते हैं इजिली। p माइनस क्यू का स्क्वायर क्या होता है, p प्लस क्यू का स्क्वायर -4 पी क्यू।
तो p माइनस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 24। तो p माइनस क्यू स्क्वायर क्या आ जा रहा है? प्लस 1। ठीक। तो p माइनस क्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस 1 हो जाता है। तो इसका मतलब फिर से हम देखते हैं कि p माइनस क्यू या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। बट फिर से हम कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी सफिशिएंट नहीं है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर नॉट सफिशिएंट। पहला वाला कि पहला स्टेटमेंट 1 तो हमारा सफिशिएंट है, बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर नॉट सफिशिएंट। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास क्वेश्चन एक, ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी व्हाइल गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 5 seconds. What is the ratio of length of train A to the length of train B? दो ट्रेन हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ये इसकी स्पीड एस ए, इसकी स्पीड एस बी। ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। इसकी लेंथ अगर हम एल ए मान लें और इसकी लेंथ अगर एल बी मान लें, तो क्या बोलता है? हमें इनका रेशियो निकालना है, एल ए रेशियो एल बी निकालना है। ठीक। तो अब हम देखते हैं अगर अब हमें दिया क्या गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जाती हैं तो एक दूसरे को 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। इसका मतलब क्या है? लेंथ तो दोनों की ऐड होगी, एल ए प्लस एल बी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में होती तो माइनस होती स्पीड। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, दोनों की स्पीड जुड़ रही है। 5 सेकेंड। ठीक, ये तो हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? एल ए रेशियो एल बी फाइंड करना है हमें। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट, ये है हमारा पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 30 मीटर इज 5 सेकेंड्स। मतलब एल ए प्लस 30 मीटर डिवाइडेड बाय एस ए इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। एल बी प्लस 30 मीटर डिवाइडेड बाय एस बी इज इक्वल्स टू कितना? 8 सेकेंड। इसको 8 सेकेंड लगता है ट्रेन बी को। ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़ दी और ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करा तो हमारे पास 5 सेकेंड आ रहा है। ठीक। अब अगर आप इस इक्वेशन की हेल्प से, इसके बाद एक चीज और हमें आगे भी दी है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन एल ए प्लस एल बी दिया हुआ है। एल ए प्लस एल बी बराबर कितना दिया है? 250 मीटर। ठीक। अगर इस इक्वेशन की हेल्प से आप अगर आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो आप इजिली एल ए और एल बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिलाकर। क्योंकि इससे हमें क्या मिल जाएगा ना, एस ए प्लस एस बी बराबर क्या आएगा? एल ए प्लस एल बी 250 है, तो 250 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा? 50। एस ए प्लस एस बी कितना जाएगा? 50। तो हमारे पास एल ए प्लस एल बी की वैल्यू मिल गई, एस ए प्लस एस बी की वैल्यू मिल गई। तो इसकी हेल्प से हम एल ए और एल बी की सेपरेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इनका रेशियो भी मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा सफिशियंट है। इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए, बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने का बताऊंगा। क्योंकि डेटा सफिशियंसी में हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता, एक आइडिया लग जाता है हमें कि हाँ हम इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं। और चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2 की हेल्प से हम कितना सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? ट्रेन ए कैन क्रॉस a cyclist moving in the opposite direction with a speed of 36 km in 3 seconds, and train B can cross the same cyclist in 13 seconds while moving in the same direction. Some of the speeds of both the trains is
180 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि स्टेटमेंट वन की हेल्प से तो हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक। स्टेटमेंट टू हमारा काफी लेंदी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट थ्री पे जाएंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या पता वो सॉल्व हो जाए। तो ऑप्शन थ्री में क्या बोला है उसने, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू द ट्रेन ऑफ बी इज 3/2, मतलब एस ए अपॉन एस बी हमें क्या दिया है, 3/2। तो केवल इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर एस ए और एस बी का रेशियो हमें दिया हुआ है तो हम बहुत तो हम एल ए और एल बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एस ए एस बी का रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट स्टेटमेंट वन को तो अलग ही हटा दीजिए। बाकी इसके अलावा हमें क्या दिया है, एल ए प्लस एल बी बराबर ये दिया है एस ए प्लस एस बी इंटू 5। ठीक। एल ए और एल बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें या रेशियो निकालना चाहें तो हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम इसको 3x रख दें, इसको 2x रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू 25x, तो एल ए प्लस एल बी बराबर क्या आ जाएगा 25x। बट इससे भी हमारा कोई रेशियो तो हमें मिल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट थ्री तो हमारा सफिशियंट नहीं है। तो स्टेटमेंट थ्री का सफिशियंट नहीं है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि थ्री सफिशियंट नहीं है। तो हमारा लास्ट में जो बचेगा ऑप्शन है केवल वन एंड टू वाला बचेगा। तो स्टेटमेंट टू की हेल्प से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। दोनों की हेल्प से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में, सॉरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेटमेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक। सॉल्यूशन, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो पहले स्टेटमेंट वन की हेल्प से हम देखते हैं क्या आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, रुपीज पी व्हेन इन्वेस्टेड एट R% per annum for T years gives an simple interest of 5,000. The same sum when invested at R minus 20% per annum for T years gives a simple interest of 25,000. तो पहला क्या बोलता है, रुपीज पी व्हेन इन्वेस्टेड एट R% per annum for T years gives a simple interest of 5,000। स्टेटमेंट टू क्या बोलता है, रुपीज पी व्हेन इन्वेस्टेड एट R minus 20% per annum for T years gives a simple interest of 2500। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना, 5000 बाय 2500। तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी हमारे आर की वैल्यू, 40। ठीक। तो स्टेटमेंट वन तो हमारा सफिशियंट है, स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट। स्टेटमेंट टू देखते हैं। टू हमसे क्या बोलता है, रुपीज क्यू वन इन्वेस्टेड एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू रुपीज 2500 इन 5 years एंड टू रुपीज 4900 इन 7 years। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता है हम इजिली आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, रुपीज क्यू व्हेन कंपाउंडेड एट R% फॉर 5 years, 5 years के लिए हमें कितना दिया है, 2500 रुपये कंपाउंड हो जाता है, और क्यू इंटू 1 + R/100 इंटू पावर 7, 7 साल में कितना हो जाता है, 4900। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + R/100, यहाँ 7 है पावर, यहाँ 5 है, क्यू से क्यू तो कट ही जाना है, 7 से 5 कटेगी तो पावर कितनी जाएगी, स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा 4900/2500, यानी कि दो जीरो कट गए, स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/5। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे भी 40। ठीक। तो स्टेटमेंट टू भी हमारा सफिशियंट है, वन भी सफिशियंट है, टू भी सफिशियंट है। थ्री देखते हैं। थ्री हमें क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज बाय R% एवरी ईयर इन 2018, द पॉपुलेशन वाज इतना एंड इन 2020 इट बिकेम इतना। तो मतलब यहाँ भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग रहा है, कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, कंपाउंड हो रही है पॉपुलेशन। तो 1 + R/100, दो कितनी बार कंपाउंड हुई, 2 बार हुई, क्योंकि पहले 2018 से 19 में गई, फिर 19 से 20 में गई, और कंपाउंड हो गई, कितनी हो गई है 8820।
तो इससे भी हम देख सकते हैं कि आर की वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं। इससे भी हमारा आर 40 ही आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट 3 भी हमारा सफिशियंट है। और स्टेटमेंट 4 क्या बोलता है, आर इज एन इंटीजर। ये तो आप खुद ही बता सकते हैं कि इंटीजर है तो हम आर की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम इससे आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं स्टेटमेंट 4 से। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 एंड 3 आर सफिशियंट, alone are sufficient to answer the question, while statement 4 is not। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या बोला है, अ हेमिस्फेरिकल इज बाउल इज फुली फिल्ड विद वाटर, 25% of water is taken out from the bowl and put into cylindrical container, find the radius of hemispherical bowl। बाउल की हमें रेडियस निकालनी है। तो इस ये हम किस किस की हेल्प से निकाल सकते हैं, देखते हैं पहले स्टेटमेंट पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या। एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है हमारे घरों में जो कटोरा होता है, बाउल होता है, वो इसी शेप में होता है हेमिस्फेरिकल में। इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक। फिर क्या बोला है कि इसमें से 25% पानी बाहर निकाला है और किस में डाल दिया है, सिलेंड्रिकल कंटेनर में। ठीक है, ये एक हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें पानी डाल दिया है। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है कि इसकी जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसको अर्धगोलाकार माना हुआ है। जैसे गोला होता है, इसको अर्धगोलाकार माना हुआ है, तो इसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। क्या हम स्टेटमेंट 1 की हेल्प से निकाल सकते हैं इसको। देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज कितना, 1242 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, मतलब अब हम इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, इसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसकी हाइट को मान लेते हैं कितना, एच। ठीक, हमें क्या बता रहा है कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, मतलब इसका वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 1242 सेंटीमीटर क्यूब। इज इतना मोर देन द वाटर इनिशियली प्रेजेंट इन द हेमिस्फेरिकल बॉल, मतलब प्लस हेमिस्फेरिकल बॉल में कितना, इसका वॉल्यूम कैसे जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। फुल का होता है 4/3, तो आधे का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या बोलता है कि जो सिलेंडर में जितना पानी आता है वो हेमिस्फेरिकल बॉल से 1242 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा आता है। तो ये स्टेटमेंट 1 की हेल्प से हम अकेले तो नहीं निकाल सकते सॉल्यूशन, खाली अगर स्टेटमेंट 1 की हेल्प से निकालें तो नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है हमें, स्टेटमेंट 1 का हम स्टेटमेंट लेकिन अभी लिख के रख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम दूसरे, इसमें हमें अलग टाइप का दिया है क्या, कि दो स्टेटमेंट की हेल्प से स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर नेसेसरी। तो पहले हम इसका निकाल के रखते हैं जो हमें दिया हुआ है, 2/3 पाई आर क्यूब। स्टेटमेंट 2 हमसे क्या बोलता है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इतना एंड इतना। अब देखो हमें यहाँ पे आर और एच तो दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, हम पाई आर स्क्वायर एच निकाल सकते हैं। पाई आर हमारे पास कितना दिया है, 7.5 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दिया है, 16 रेस्पेक्टिवली, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड इन सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 13.5%। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी हो गई, और ये कितनी हो जाएगी, 13.5% इसमें पानी भरा हुआ है। तो अब हमें इससे क्या मिल जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब का कितना है, ये 25% है। जो टोटल पानी सिलेंडर में हमारे पास आ गया 13.5% आ गया। टोटल पानी इतना आ सकता है, लेकिन है कितना, 13.5% है। अब जो 13.5% है, वो जो अर्धगोलाकार जो हमारा ये था बाउल, इसमें जितना पानी था उसका कितना है, 25% है ना, क्योंकि इसका 25% हमें दिया हुआ था, ये 1/4 है। तो इस पूरे की हेल्प से हम पाई से तो पाई हमारा कट जाना है, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हमें आर की ही वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 तो हमारा सफिशियंट है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन अगर लगाना चाहें तो क्या है, डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन एंड स्टेटमेंट 3 अलोन आर सफिशियंट।
ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इसकी हेल्प से हम नहीं निकाल सकते कुछ भी। ये क्या है? डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। तो 2 अलोन तो हमारा सफिशिएंट है ही, ठीक है। लेकिन हम तीसरा भी देखते हैं पहले। डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। अब ये फिर वन अलोन सफिशिएंट बोलता है, तो वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो हमारा अगर हम केवल पहला ही क्वेश्चन भी सॉल्व करें, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ना भी करें, तब भी ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा तीसरा में करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले से हम सॉल्व कर नहीं सकते। अब पहला जो ये ऑप्शन है, ये भी बोलता है कि स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, ये ऑप्शन भी बोलता है कि स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन एलिमिनेशन से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। इफ x बाय 62, y बाय 43 एंड z बाय 37 आर इंटीजर्स एंड 312, ये एक रिलेशन दे दिया है हमें, ठीक। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें थोड़ा आपको अच्छा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या है? x बाय 62, y बाय 43 एंड z बाय 37 आर इंटीजर्स, ठीक। तो अगर हम इंटीजर माने तो x बराबर 62 t हो जाएगा, है ना। x बाय 62 इज इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि x एक ऐसा नंबर है, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, 62 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 62 का एक मल्टीपल है x। इसी तरीके से y जो है हमारा 43 का मल्टीपल है, किसी कुछ यहाँ पे कुछ होगा, 43 का मल्टीपल रहेगा। z जो है हमारा 37 का मल्टीपल है, क्योंकि बोला क्या है? इंटीजर्स है, और इंटीजर कभी कब होगा? जब z 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक। अब इसके अलावा एक रिलेशन हमें ये दे रखा है कि तीनों नंबर जो है 312 और 171 के बीच में ही रहेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे ये सॉल्व। पहले हम x, y और z की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। y की हमारी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? y हमारे पास क्या है? 43 का मल्टीपल है और 171 से बड़ा है। 43 का मल्टीपल हम 4 से अगर देखें तो 4 तिया 12, 4 तक 16, 1 17। 3 से देखेंगे तो 3 तो छोटा हो जाएगा 171 से, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 171 से छोटा हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 172, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ गई? 172। या अगर 5 से कर दें, है ना, 4 की जगह 5 से भी कर सकते हैं। 5 या 15, 5 20 से 21, तो कितना आ जाएगा y? 215। 6 से करके देखे तो 43 इंटू 6, 6 से 18, 6 चौक 24, 1 25। अब y के बाद हम देखते हैं z। y से बड़ा क्या है? z। z किसका मल्टीपल है? 37 का मल्टीपल है। 37 के मल्टीपल्स क्या क्या हों जो 171 से बड़े हों? 171 के हमारा लेटेस्ट y 172 है, तो 172 से बड़े हों। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5 से 35, 5 या 15, 3 18, 185, ठीक। अब 6 से करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 18, 4 22, कितना आ जाएगा? 222। 7 से करेंगे तो 7 गुणा 37, कितना आ जाएगा? 7 सत्ते 49, 7 या 21, 4 25। यानी कि जेड की ये वैल्यूज हो सकती हैं। अब एक्स की वैल्यूज देखें, एक्स की क्या क्या हो सकती है? बाकी जेड की 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक। 37 गुणा 8, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास? y हमारा किसका मल्टीपल था? 43 का था। 43 गुणा 7 यहाँ पे भी हो सकता है। x की अब हम देखें, x किसका मल्टीपल है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 62। तो देखते हैं x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। 62 इंटू 2 करेंगे तो छोटा आ जाएगा। इंटू 3 करके देखते हैं।
ठीक, एक सेट तो हमारा ये बन जाता है। फिर इंटू 4 करके देखते हैं, फिर इंटू 5 करके देखते हैं, 310। अब हम इंटू 6 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंटू 6 करेंगे तो वो 312 से बड़ा हो जाएगा, बट बोला गया 312 से छोटा ही है एक्स। तो हमारी एक्स की ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक, 7 से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 या 21, 7 चौक 28 से 29, 291। उस केस में ये कितना आ जाएगा? 8 से 56 का 6, हंस लगा 5, 8 या 24, 5 29। 291 और 296। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है हमको? अगर स्टेटमेंट वन हमें ये दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? वाई प्लस जेड माइनस एक्स। वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। एक्स जो हमारा 62 का मल्टीपल है, वाई 43 का मल्टीपल है, जेड 37 का मल्टीपल है, और उसके अलावा हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, ये रिलेशन दिया हुआ है क्या? क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही 171 से तो बड़े हैं, लेकिन 312 से छोटे हैं। तो जेड हमारे पास 37 का मल्टीपल है, तो हम 37 के मल्टीपल्स निकाल देते हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 171 से छोटा आ जाएगा, तो 4 से नहीं करते, हम 5 से करेंगे। 185 आएगा, 6 से करेंगे ये आएगा, 7 से करेंगे तो ये आएगा, 8 से करेंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से वाई का हम पहले करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से करते हैं तो ये आता है, 5 से करते हैं तो ये आता है, 6 से करेंगे तो ये आएगा, 7 से करेंगे तो ये आएगा। बट अगर 8 से करेंगे तो वो हमारा 312 से बड़ा हो जाएगा। 312 से बड़ा नहीं है, 312 से छोटा है। इस तरीके से एक्स की हमारी तीन वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमें फाइंड करना है वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके लिए हमें पता है कि वाई, जेड और एक्स तीनों की ही वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। ये उस अब देखते हैं हम, पहले हमें स्टेटमेंट वन में क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? 2z माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 24। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 24। ठीक, अब हम एक्स वाई और जेड की हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक, इन वैल्यूज में से हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है जिनसे ये रिलेशन हमें मिल जाए। तो जेड हमारे पास क्या क्या है? 185 है, 222 है, 259 है, 296 है। तो एक्स अगर 185 रखते हैं, सॉरी जेड, जेड की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? अगर जेड बराबर 185 रखेंगे तो क्या आएगा? 18 दूनी 36, 2 से मल्टीप्लाई करा 370, माइनस एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यूज हैं जिनका हम जोड़ के घटाएं तो हमारे पास 24 आ जाए। इस इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 6 2 8, 18 17 35। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 358। जो कि घटाएंगे तो हम देखते हैं, 358 अगर घटाएं तो हमारे पास 12 आएगा, ना कि 24। तो ये तो नहीं है। इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? 2 2 4। ये तो ज्यादा चला जा रहा है। 2 2 4, 48 और 15 63, 463। तो ये तो ज्यादा ही आ जा रही है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये पेयर भी नहीं है, ये पेयर भी ज्यादा हो जाएगा। अब इसको इसके साथ जोड़ें, एक्स की ये, वाई की ये। तो एक्स अगर हम 186 रखते हैं, ठीक, एक्स की ये ली, वाई लिया 215। अब एक्स और प्लस वाई को जोड़ें तो ये एक्स ये वाई, 6 5 11, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 1 4, 401। तो ये भी हमारा 401 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी ज्यादा आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो हमारा जेड की 185 के लिए तो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे एक्स वाई जेड से, 2z से बड़े ही आ जा रहे हैं। अब अगर जेड बराबर हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है? 222। ठीक, जेड बराबर 222 दिया है। अगर 222 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 444, माइनस फिर से एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमारे पास इस पेयर के लिए कितना आ रहा था? 358। 358 घटाएंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, 24 का लाना है हमें, इसका मतलब ये नहीं है। इन दोनों को जोड़ रहे थे तो कितना था? 401। 401 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, इसका मतलब ये पेयर भी हमारे पास फिर से नहीं है।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 तो 5, 500 आ जाएगा, तो ये तो और ज़्यादा आ जाएगा। फिर 186 और 215 को जोड़ते हैं। ठीक, 186 215 को जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3, 401। ये तो हमने जोड़ा था, तो ये भी हमारा ज़्यादा आ जा रहा है। 186 और 258 को जोड़ते हैं। 186 प्लस 258, है ना। एक्स की ये वैल्यू ली, वाई की ये वैल्यू ली। 8 6 14, 8 5 13 1 14, 2 1 3 1 4, 444। ये भी हमारा ज़्यादा आ जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स की सेकंड वैल्यू पे आ जाते हैं, 248 और 172 को लेते हैं। एक्स 248 लिया और वाई 172 लिया। जोड़ेंगे, 8 2 10, 7 4 11 1 12, 2 1 3 1 4, 420, 444 माइनस 420। अब देखते हैं हमारा कितना जा रहा है, 24, जो कि हमें लाना था 24। तो इसका मतलब क्या है, जेड की ये वैल्यू, एक्स की ये वैल्यू और वाई की ये वैल्यू हमारे पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो मतलब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, तो हम इस इक्वेशन को इजीली आंसर को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, y की जगह पे हम रख देंगे y, जो हमारा यहाँ पे निकला है, कितना निकला है, 172। 172 प्लस z कितना निकला है, z हमारे पास निकला है 222। 222, ये हमने z बराबर 222 के लिए निकाला था, यहाँ पे z बराबर 222 रखा था। माइनस x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 248। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 7 2 9, 2 1 3 माइनस 248, तो कितना आ जाएगा, 246। माफ कीजिए, खाली 46। ठीक, दो तीनों से दो घटाएंगे एक, और 94 में से 48 घटाएंगे 46, तो 146 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 के लिए था, एक्स वाई जेड की वैल्यूज। इसी तरीके से हमें स्टेटमेंट 2 में रखें तो वो भी निकाल सकते हैं, 3 में रखें तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाएं तो ये बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी। नहीं, हमारा तो स्टेटमेंट 1 अलोन से निकल जाता है। 1 एंड 3 टुगेदर, ये भी नहीं, क्योंकि हमारा 1 अलोन से निकल जाता है। टुगेदर आर नेसेसरी, ये हमें नहीं पता, बट हमारे इसमें 1 नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टेटमेंट 1 अलोन से तो निकल ही जाता है, तो वो भी यहाँ देना चाहिए था। डेटा इन अदर स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन और स्टेटमेंट 3 अलोन आर सफिशिएंट, ये पॉसिबल है। ये क्या है, डेटा इन अदर स्टेटमेंट 3 अलोन और इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर, टुगेदर इज नॉट नेसेसरी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगाते हैं तो भी हमारे पास ले देखिए जो आंसर लास्ट में बचता है वो यही वाला बचता है। तो जिस तरीके से हमने इसमें एक्स वाई जेड के पेयर निकाले, इसी तरीके से इसमें भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से इसमें भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक स्टेटमेंट अलोन, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन, 2 अलोन और 3 अलोन आर सफिशिएंट। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने देखा कि हमारा अगर हम केवल स्टेटमेंट 1 में निकाल लें तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऑप्शन केवल ये वाला बचता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, ये था आज का इंटरेस्टिंग सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी तरीके के और भी सेशंस देखने के लिए बैंकिंग मैथ्स के साथ जुड़े रहिए, और हम मेंस की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।